नमस्कार मित्रों, आप सबका एस्ट्रो पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 29 मार्च 2025 को जो अधिक से अधिक ग्रह 6 ग्रह मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, उनका एक सामूहिक प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर क्या पड़ेगा और उसमें किस तरीके के सामान्य परिणाम शुभ और अशुभ दोनों हमें दिखाई पड़ सकते हैं। ये जो गोचर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ एक वर्ष के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये खाली एक साल जो परिणाम आए और फिर ख़त्म। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है योग बन रहा है, जो कि कई वर्षों तक अब एक विश्व में परिवर्तन को दिखाएगा। तो अक्सर मैंने कभी अपने इस चैनल पे कोई ट्रांजिट और वर्षफल और ऐसे वीडियोस कभी बनाए नहीं हैं, ना मेरा उनमें कोई ख़ास यकीन है। यहाँ ये जो चर्चा आज होने जा रही है ये इस विषय में ही है, क्योंकि ये कोई वर्षफल के स्तर पे नहीं है, ये कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक नहीं है कि बस कुछ महीने कुछ साल तक उसका प्रभाव होगा और फिर समाप्त हो जाएगा। जो ये गोचर अब होंगे 29 मार्च से, इनका प्रभाव वैश्विक स्तर पे कई वर्षों तक दिखने वाला है और ये एक नए समय की भूमिका बनाएगा। तो वो समय जो कि अभी तक, जैसे हम कहते हैं कि हम कलयुग में जीवित हैं और काफ़ी ख़राब समय हमको दिखता है इर्द गिर्द अपने, तो उसमें एक जो है बहुत परिवर्तन, और वो परिवर्तन शुभ ही होना चाहिए, ख़राब नहीं होगा। पर उसके परिणाम कैसे होंगे शुरुआती दौर में, उसको हम देखेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर में ये कठिन समय को अवश्य दिखाने वाला है। और आगे एक होता है कि नई जो है फाउंडेशन, नई एक व्यवस्था का निर्माण हो, उसको भी ये पैदा करेगा। तो ये एक बहुत ही ख़ास जो है गोचर है, जो योग अब बनेगा 2025 29 मार्च से। तो अपने इस विषय में हम कई पक्षों की चर्चा करेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कोर्सेज करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे दिए नंबर दिखाया जा रहा है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशन और कोर्सेज के लिए। तो 29 मार्च 2025 को जैसे हमने बात कही कि कई ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे, तो उसमें कौन से ग्रह मीन राशि में उस दिन गोचर करने वाले हैं? उसमें है शनि, सूर्य, राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, और सामने कन्या में होंगे केतु। तो भारत के लिए मतलब ये इंडियन टाइम के हिसाब से देखेंगे तो रात में 29 मार्च 2025 रात को 9:05 के करीब पे ये गोचर शनि का मीन में जाएगा। तो अब ये जो पीरियड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको कहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ बातें हैं और इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत चर्चाएं की हैं पिछले वीडियोस में, बट फिर से कुछ जिन लोगों को ये शायद ये पहली बार देख रहे हैं या पहले जानकारी नहीं है, तो उनको बस ये संक्षिप्त रूप से मैं बताना चाहूँगा कि देखिए ये महत्वपूर्ण क्यों है। आने वाले कई लंबे वर्षों के लिए, ख़ास तौर से अगले 15 वर्ष इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। ये कोई एक साल का गोचर नहीं है, ये बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव रहने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव रहने वाला है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक वर्ष हुआ और ख़त्म। तो इसका कारण यह है कि देखिए इसमें संक्षिप्त रूप से बस चर्चा करेंगे कि हम ज्योतिष में ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से ही चीज़ों को देखते हैं। दूसरा, ग्रह की स्थितियां हर चीज़ को दिखाती हैं। उसमें एक आपकी इंडिविजुअल कुंडली भी होती है जो आप अपने ग्रह लेके पैदा हुए हैं। दूसरा, देशों की कुंडलियां होती हैं कि उन देशों की व्यवस्था स्थिति कैसी होगी एक पर्टिकुलर दशा पे गोचर में। फिर ऐसे ही पूरे विश्व की भी होती है। तो विश्व में क्या होता है, कुंडली नहीं होती, विश्व में हम देखते हैं युगों का साइकिल देखते हैं। तो युग का जो साइकिल है वो कई मायने में जो है, जितना हम आज तक सोचते आए हैं कि भाई लाखों वर्षों का होता है, वो लाखों वर्षों का टेक्निकली नहीं होता है। हो सकता है आप लोग, कई लोग मुझसे असहमत हों, पर अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करता है किसी भी बात को मानने से पहले, तो आपसे आग्रह है कि मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं, उनमें प्रमाण सहित और इन चीज़ों को बताया गया है कि जो अभी तक हम सोचते समझते आए हैं कि लाखों वर्षों के युग होते हैं, वो लाखों वर्षों के नहीं होते हैं। 25,800 साल की पूरी साइकिल होती है, जिसमें से असेंडिंग डिसेंडिंग यानी
फेजेस में, 2 फेजेस में युग साइकिल चलता है। अब ये क्या है कॉन्सेप्ट, अगर आप ये नहीं समझते हैं तो उन वीडियोस को देखिए, उनके लिंक ऊपर आई बटन दबाएंगे, कार्ड सेक्शन में उपलब्ध है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, उनको आप देखेंगे और गहराई से समझेंगे जिसकी बात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। अब अगला पक्ष ये है कि उन्हीं मुद्दों को, उन्हीं जानकारियों को ध्यान में रखते हुए जो ये तारीख है कि अब 29 मार्च 2025 में वो एक नए समय को दिखाता है। तो नए समय यानी कि एक चेंज को दिखाता है कि अभी तक जो पीरियड चलता आ रहा था वो बदले, और वो बदलाव की जो स्थिति है वो ये ग्रह पैदा करेंगे, और उनमें क्या क्या स्थितियां होंगी उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे अगले 15 वर्ष जो हैं 25 से 2040 तक विशेषकर, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे इस परिवर्तन के लिए। और जो ये परिवर्तन हम बात कर रहे हैं वो वैश्विक स्तर पे, उससे कोई ऐसा नहीं कि कोई एक देश प्रभावित है, उससे पूरा विश्व प्रभावित होगा। चाहे वो कोई बहुत बड़े देश हैं, संपन्न राज्य हैं, बहुत कोई सामान्य राज्य हैं या देश है या छोटे देश है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई पड़ेगा, अलग अलग पक्षों में दिखाई पड़ेगा, और वो क्या होंगे उन्हीं की चर्चा आज होगी। और यदि आप उसको गहराई से समझेंगे तो उसके मद्देनज़र अपने जीवन में भी जितना भी हो सके आपके तरफ से थोड़ा आप ध्यान लेकर चल सकते हैं। तो अब पहले देखें कि मीन राशि में ज़्यादातर ग्रह हैं और कन्या में जो है केतु है। एक और कंडीशन हो रही है, वो है गुरु का अतिचारी हो जाना। तो अतिचारी का मतलब होता है कि गुरु अमूमन आमतौर पे एक वर्ष में एक राशि ट्रैवल करता है, कवर करता है। तो बृहस्पति जो है वो अतिचारी होने का मतलब है कि अब उसका मूवमेंट फास्ट होगा। तो फास्ट होने की वजह से क्या होगा कि 8 साल में 12 राशियां कवर करेगा। ऐसे 12 साल में 12 राशियां कवर करता है, 8 साल में 12 राशि कवर करेगा। तो ये इसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि बृहस्पति जो है वो प्रोटेक्टर माना गया है, प्रोटेक्ट करता है। और मैक्सिमम अगर आप सौर मंडल की स्थिति पे भी देखेंगे तो गुरु जितने भी कोमेट्स और एस्टेरॉइड्स धरती की तरफ आ रहे होते हैं, मैक्सिमम को अपने में घसीट लेता है, उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है। तो ये बात रहती है कि दैट इज़ वाई प्रोटेक्ट्स अर्थ, पृथ्वी की रक्षा करता है वो। तो अगर वो ग्रह जो कि सुरक्षा प्रदान कर रहा है वो 8 वर्षों में ही पूरा साइकिल कवर करेगा, 12 में नहीं कवर करेगा, तो 4 साल तक प्रोटेक्शन नहीं होगा। इसका अर्थ ये है। तो परिस्थिति ये होती है कि गुरु अतिचारी को शुभ नहीं मानते ज्योतिष में, उसके नकारात्मक फल देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे 2 सूरतें पैदा हो गई। एक कि मीन राशि में 6 ग्रह जो है गोचर मारने वाले हैं 29 तारीख पर, और दूसरा बृहस्पति का अतिचारी हो जाना। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे काफ़ी बड़े बदलावों को वैश्विक स्तर पे दिखाता है। तो अब पहले हम चर्चा करेंगे शुभ पक्षों की, जो ये शुभ पक्ष देख सकते हैं, और फिर बात करेंगे उन अशुभ पक्षों की जो कि जिसको ये खास तौर से दिखाएगा। और वो हमें जो चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअली वो हमें अपने इर्द गिर्द दिखाई दे रही हैं ऑलरेडी। और जैसे मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस को 2-3 महीने पहले अपलोड किया गया है। तो उसके बाद से जो भी बातें उसमें कही गई हैं आप उसको आप मिला के देखेंगे तो जीवन में आप अपने इर्द गिर्द विश्व में वो घटनाएं घटती दिख रही हैं। तो एक बार उसको आप समझें। तो यहाँ पे पहला पक्ष जो है कि मीन राशि में ज़्यादातर ग्रह हो गए और कन्या में केतु हो गया। तो अब ये जो एक्सिस है इसमें देखिए कौन कौन ग्रह शामिल हैं। राहु केतु हैं, दूसरा सूर्य चंद्रमा है क्योंकि वो मीन में बैठे हैं, शनि है मीन में है, शुक्र बुध है मीन में है। तो यहाँ अब नक्षत्र भी बहुत मायने रखते हैं। नक्षत्र इसमें क्या है, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद। तो शनि जैसे पूर्व भाद्रपद में होगा, बाकी ज़्यादातर ग्रह सब उत्तर भाद्रपद में होंगे, और केतु जो होगा कन्या में वो उत्तर फाल्गुनी। तो ये एक्सिस, नक्षत्रों की एक्सिस भी एक्टिवेट होगी। तो सबसे पहले देखिए कि मीन राशि क्या दिखाती है। मीन राशि नेचुरली 12वें भाव की राशि है। 12वां भाव जो होता है वो व्यय का होता है, किसी चीज़ के नुकसान का। दूसरा, मीन राशि मोक्ष को दिखाती है, अध्यात्म को, दर्शन को, समाधि को, विरक्ति को, संन्यास को, तपस्या को, ईश्वर को। क्योंकि मीन राशि जो है उसका संबंध भौतिक जो संसार है उससे नहीं माना गया है। इट रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअल प्लेन। वो आध्यात्मिक प्लेन को दिखाती है, डिवाइन रियलिटी को दिखाती है, वो मटीरियल प्लेन को संबोधित नहीं करती है। तो अब सारे ग्रह अगर इकट्ठे होकर मीन में बैठेंगे
तो मीन का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा। तो इसमें पहला जो पॉइंट देखना, और मीन क्या है, जल तत्व की राशि है, वाटरी साइन है। तो इसमें पक्ष जो सबसे पहले दिखाई पड़ता है कि पहले शुभ पक्षों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्स नेगेटिव हैं वो निश्चित तौर पे दिख रहे हैं और दिखेंगे भी भविष्य में, बट पहले जो शुभ पक्ष हैं उनको देखेंगे। तो इसमें मीन में जो है, क्योंकि ज़्यादातर ग्रह गए, तो ये शोध की भी मानी गई, रिसर्च, डेवलपमेंट, एनालिसिस, इनोवेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन इनकी होती है। तो अब इसमें जो ग्रह शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्र, शनि, राहु सब इकट्ठे बैठेंगे, तो ये सबसे पहले दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा इजाफा टेक्नोलॉजी में देखने मिलेगा। न्यू एज, राइज ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ देखने मिलता है। ये ऑलरेडी होता आ रहा है, बट ये अब नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ये अभी तक का जो हमने सोशल मीडिया पिछले 10-12 सालों में देखा है, उससे कई गुना ज़्यादा, कई गुना, 10 टाइम्स ज़्यादा, तो उससे कई गुना ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट या काफ़ी ज़्यादा एक न्यू एज, राइज इन न्यू एज, कटिंग एज टेक्नोलॉजी देखने मिलेगा। और वो टेक्नोलॉजी हर फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में होगी। ऐसा कोई नहीं कि खाली एक, ऑल फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग में होगी। और इसमें अगर कोई देश स्पेसिफिकली लीड करेगा तो होगा चाइना। इसको हम पहले भी पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं कि उसमें एक एक देशों की कुंडलियाँ ली गई हैं और जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनकी, और उनमें चर्चा की गई, उसमें चाइना लीड करेगा। तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, रिसर्च है, एनालिसिस है, इनोवेशन है, क्रिएशन है, इंजीनियरिंग का पार्ट है, वो उसमें हम पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने वाले हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल। और इसमें ऑब्वियसली AI आएगा, मशीन लर्निंग आएगी, न्यू एज स्पेस रिसर्च आएगी, और हर प्रकार की इंजीनियरिंग का एक नया मुकाम देखने मिलता है। तो वहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर्स, इट विल बी फॉर IT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हर प्रकार की जो इंजीनियरिंग है, डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उनके लिए वो हेल्पफुल होगा, जिसमें हम इनोवेशन देखेंगे। और एक और चीज़ देखेंगे वो ये कि यहाँ पे ऑटोमेशन बढ़ता जाने वाला है, ह्यूमन इंटरेक्शन घट जाएगा, ह्यूमन इंटरवेंशन, सॉरी। तो ह्यूमन इंटरवेंशन घटेगा, क्योंकि मीन राशि, जैसा मैंने कहा, वो वर्चुअल वर्ल्ड को भी दिखाती है। जो नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद वगैरह, जिसमें ग्रह बैठेंगे वर्चुअल, तो यहाँ पे एक बात देखने मिलेगी कि इसका प्रभाव, जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कई एरियाज़ में, ऑब्वियसली जो है, अगर अब उनको एक नए स्किल सेट पे जाना पड़ेगा। अगर वो स्किल सेट पे नहीं जाएंगे तो वो उनकी जो जॉब्स हैं वो ऑब्सलीट हो जाने वाली हैं, उनका कोई अब रिडंडेंट होंगी, क्योंकि दे विल बी रिप्लेस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स विद न्यू एज टेक्नोलॉजीज़। ये पहला पॉइंट है। और इसमें जैसा मैंने कहा, चाइना विल लीड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को लीड करेगा। नेक्स्ट आता है इसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस रिसर्च, और बहुत बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो अभी तक हमने यूनिवर्स है, स्पेस है, उसको जितना भी एक्सप्लोर किया है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे वो कॉस्मोलॉजी हो, फिज़िक्स हो, क्वांटम फिज़िक्स हो, कुछ भी हो, वो काफ़ी हद तक बढ़ेगा। उसमें नई चीज़ें सामने आनी चाहिए जो कि अभी तक मालूम नहीं थी, उनके प्रमाण मिलने चाहिए जो अभी तक खोजी जा रही हैं बस। तो यहाँ उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा वो ट्रांसपोर्टेशन, मीन राशि समुद्रों को दिखाती है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स जो होते हैं वो, तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का एलिमेंट है उसमें भी काफ़ी हद तक नई इनोवेशन, जिसमें कि बहुत हद तक जो डिस्टेंसेस, मतलब टाइम लगता है, वो रिड्यूस हो पाए। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ऐसे कोई न्यू ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज़म्स मिल सकते हैं, बन सकते हैं, जिसमें बहुत लंबी दूरियां, जैसे आप भारत से US जाते हैं या बहुत कनाडा जाते हैं, बहुत दूर हैं, 15-15 घंटे लग जाते हैं, तो वो कम समय में, कि भैया 1 घंटा 1.5 घंटा इसमें कवर हो जाए, तो इतना फासला होना चाहिए कि इतने रिड्यूस हो जाए टाइम। तो ये भी चीज़ जो है देखने मिलेगी। तो हाई एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, वो चाहे एविएशन में हो, रेलवेज़ में हो, शिपिंग में हो, रोडवेज़ में हो, किसी में भी हो। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन में एफिशिएंसी के साथ साथ न्यू एज, क्योंकि शनि क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स दिखाता है, अब शनि जा रहा है मीन में, तो यहाँ पे अब हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है मैक्सिमम फॉसिल फ्यूल्स, क्रूड ऑयल, इन पे डिपेंड करता है।
एनर्जी जनरेशन भी इन पे डिपेंड करता है। और सूर्य क्या होता है, सूर्य न्यूक्लियर एनर्जी होता है, सूर्य जनरल एनर्जी भी होता है। तो सूर्य शनि बुध इकट्ठे होंगे, राहु के साथ होंगे, तो ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, एनर्जी सेक्टर को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी न्यू एज इनोवेशंस देखने मिलेंगे कि अब जो हमारा रिप्लेसमेंट है कि धीरे धीरे हम शिफ्ट करें कि भाई अभी तक जो कोल पे डिपेंड कर रखे हो, क्रूड ऑयल पे डिपेंड कर रखे हो, वो हटे और नया, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो फोकस होगा वो होगा न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर जो है वो बढ़ती दिखाई देनी चाहिए, उसमें इनोवेशंस इतने देखने मिलेंगे जो कि एफिशिएंट न्यूक्लियर पावर जनरेशन को दिखा सके और उसमें उसकी मात्रा बढ़ सके। और ट्रांसपोर्टेशन में भी सेम चीज़, जो डिपेंडेंसी ऑयल एंड गैस पे खड़ी हुई है वो घटे, वो धीरे धीरे हटेगी। इन 15 वर्षों में पक्की बात हटनी है। नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ पर इसके अलावा जो ये तो शुभ पक्ष ऑब्वियसली है ही, तो इससे हम विकास तो ज़रूर देखते हैं, पर जो शुरुआती जीवन है, शुरुआती पक्ष है इस गोचर का, इस योग का, उसमें शुरुआत में परेशानियों भरा समय भी होगा। और उसका अब कारण देखते हैं। कारण देखिए क्या है कि मीन राशि, जैसा मैंने कहा, आध्यात्म की होती है, सूर्य आत्मा का कारक होता है, मीन मोक्ष को, धर्म को, दर्शन, आध्यात्म को दिखाती है और अपने अंदर तुम कौन हो इसको दिखाती है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध वगैरह को। अब ये सारे ग्रह अगर मीन में बैठेंगे तो वो वैश्विक स्तर पे जो भी मनुष्य हैं, एक्चुअली तो सारे प्राणी, पर मनुष्यों के भीतर विवेक और सोचने की क्षमता है, तो उनमें ज़्यादा कि भाई मजबूर करेगा ये वक्त आपको अपने अंदर जाने के लिए। तो ये कोई ना कोई ऐसे वैश्विक स्तर पे हालात देखने मिलते हैं जिसमें इंसान कोई ना कोई चीज़ें जो उसके बहुत नज़दीकी, करीबी, जिससे उसका बहुत मोह है, वो छूटेंगी, हटेंगी, लॉस होगा, और वो प्रेरित करेगा उस प्रश्न को उठाने के लिए कि भाई तुम्हारा अस्तित्व क्या है, यहाँ क्यों हो, जीवन का कोई अर्थ है, उद्देश्य है कि नहीं है। तो ये इस मामले में दो चीज़ें हम देखने मिलते हैं प्रमुख रूप से। पहला कि ये योग आने वाले वर्षों में जो लोग भी, क्योंकि वो इंडिविजुअल कुंडली पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपके अपने खुद के ग्रह ऐसे हैं, भले ही आज आप आध्यात्मिक इंसान हैं कि नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर योग ऐसे हैं तो एक वक्त पर वो एक्टिवेट होता है, जिसको हम अवेकनिंग बोलते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं, कि इंसान के अंदर एक भाव आया है, जागरूकता पैदा हुई है। अवेकनिंग का मतलब एनलाइटनमेंट नहीं होता है कि तुम लिबरेट कर गए, बुद्ध बन गए, ये नहीं होता है। अवेकनिंग का मतलब कि तुमने शुरू करा, पहला ये सोच आई, दिमाग में ये विचार पैदा हुआ कि इस जीवन के आगे भी कोई जीवन है, सत्यता है, अर्थ है, कि बस यही पैदा हुए, पैसा कमाया, परिवार किया, कमाई करी और निकल गए, ये चीज़। तो ये एक इस, क्योंकि सूर्य क्या है, हमारा ईगो है, ईगो मतलब आइडेंटिटी, जो हम अपने आप को समझते हैं। अब सूर्य शनि मीन में होंगे इकट्ठे, चंद्र भी होगा, राहु भी होगा, तो ये क्या दिखाएंगे, और सामने केतु है कन्या, तो केतु भी अपने रिजल्ट देगा, एक्सिस एक्ट करेगी। तो केतु होता है मोक्ष, विरक्ति, संन्यास, योग, साधना, तपस्या, इनका। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ऐसी हालातों को पैदा करेगा समय के साथ साथ कि भाई आप चाहें या ना चाहें, आपका जो वातावरण होने वाला है व्यक्तिगत स्तर पे, अपनी पर्सनल लाइफ में चाहे ले लो, और चाहे तुम अपने जो है एक नेशन के स्तर पे ले लो, कि राष्ट्रीय स्तर पे, सामूहिक स्तर पे जो परिस्थितियां खड़ी होती दिखाई देंगी कलेक्टिव, उसमें ये प्रेरित करेगा कि भाई आप थोड़ा सा अपना फोकल अटेंशन आध्यात्म के प्रति डालना शुरू करें। अगर नहीं डालेंगे, जो लोग डाल लेंगे कि भैया थोड़ा सही है, आध्यात्म के प्रति बढ़ना आवश्यक है, थोड़ा समझ पैदा हो रही है, उनके अंदर वो ग्रह उस प्रकार कुंडली में उनके हैं, क्योंकि हर किसी के साथ नहीं होगा, ये ध्यान रखें। तुम्हारी अपनी कुंडली अगर अलाउ कर रही है कि भाई यहाँ पर आप आगे बढ़ पाओगे, आध्यात्म के योग ठीक ठाक है, तो बढ़ोगे। और जिसके नहीं है, जो माया में ही लिप्त है, उसी में ही पड़ा, उसकी कोई बुद्धि विवेक इतना भगवान ने पैदा नहीं किया, तो उनका विनाश तय है। तो यहाँ पहली बात ये आती है कि ये जो योग बनता है ये मजबूर करेगा हर व्यक्ति को, जो पहले से इस पथ में लगे हुए हैं उनकी तो उन्नति तय है, और जो नहीं लगे हैं, जो आ सकते हैं, जो बीच में कहीं खड़े हैं, वो आगे बढ़ेंगे, और जो बिल्कुल ही आने योग्य नहीं है, जिनकी कोई सामर्थ्य नहीं है, इस प्रकार के ग्रह नहीं है, उनको परेशानी होगी।
तो यहां पर ये क्या दिखाता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिखाता है। फोर्स करेगा, हिलाएगा, झकझोरेगा, शौक पैदा करेगा कि अपनी निद्रा से जागिए, इन चीजों के प्रति अवगत होइए कि जीवन का अर्थ कुछ और भी है, अस्तित्व मेरा कुछ और भी है, मैं प्राणी ही नहीं हूं। ईश्वर के प्रति समर्पण भाव पैदा हो। धर्म, दर्शन, अध्यात्म, तंत्र, ऐसे लोग जो वाकई में सिद्ध हैं, ढोंगी पाखंडी बाबाओं की बात नहीं कर रहे हैं, जो वाकई में सिद्ध हैं, वाकई में ज्ञानी जन हैं, वाकई में साधक हैं, पहुंच चुके हैं वहां तक, ऐसे लोग भी आते दिखाई देंगे, क्योंकि ये समाज से कटे हुए रहते हैं। इनको कोई अर्थ नहीं होता कि हम फालतू अपना समय बर्बाद करने जाएं। तो ये भी देखने मिलेगा कि व्यक्ति, कोई जन सामान्य को कोई राह दिखाने वाला हो। तो ऐसे लोग जो तपस्या में हैं, साधना में हैं, गुरु पद योग्य हैं, सिद्ध हैं, ब्रह्म दर्शन प्राप्त है, ऐसे महापुरुष वो भी अपनी जो एक होता है कि भाई एक आइसोलेटेड लाइफ जो होती है कि बिल्कुल कटे हुए हैं समाज से, हट करके अब थोड़ा समाज को दिशा भी दिखाने के लिए सामने आए, ये चीज़ देखने मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा पक्ष है। तो आध्यात्मिक उन्नति, परिवर्तन के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण बनेगा। अब इसमें एक बात आएगी कि ये घटनाएं कौन सी खड़ी कर सकता है जिसकी वजह से आप वो शौक महसूस कर सकते हैं कि भाई एक, जब तक जीवन में सब बढ़िया चलता है, पैसा है, परिवार है, सब कुछ अच्छा है, तब तक हम आध्यात्म में नहीं जा सकते, क्योंकि आध्यात्म का अर्थ होता है पहले नंबर पे विरक्ति का पैदा होना, कुछ ना कुछ डिटैचमेंट का एलिमेंट आना, मीनिंगलेसनेस दिखना, व्यर्थता का भाव दिखना। अगर वो नहीं है, भाई संसार में मजे कट रहे हैं, तो फिर क्यों कोई आध्यात्म में जाएगा, क्यों खोज करेगा अपनी, क्यों भगवान के दर्शन के लिए भागेगा, उसको कोई मतलब नहीं होता। जब जीवन में मुसीबत पड़ेगी, दुख होगा, परेशानी होगी, व्यर्थता होगी, विरक्ति पैदा होगी, खिन्नता का भाव आएगा, देखोगे कि अपना कोई नहीं, अपना शरीर भी अपना नहीं, तब जा कर के अब ये बंद बुद्धि खुलना शुरू होती है। तब रास्ता खुलता है कि अच्छा इस तरफ भगना पड़ेगा, यहाँ जो अभी तक करते आ रहे थे सब फालतू था। तो उसके लिए मीन ये बात निश्चित है कि पैदा करेगा। और ये जो एक होता है ना, राइजिंग, वेकिंग अप फ्रॉम अ डीप स्लम्बर, गहरी निद्रा से उठो, सोए पड़े थे बेहोशी में, अब झकझोर के हिलाना जिसको कहते हैं, तो वो झकझोर के हिलाने वाली परिस्थितियां भी होंगी, क्योंकि वरना उठेगा नहीं इंसान। तो अब जो झकझोर के हिलाने वाली परिस्थितियां, उनमें निगेटिव एलिमेंट आते हैं। तो वो क्या क्या उनको समझते हैं। तो सबसे पहले जो देखने मिलेगा वो होगा क्लाइमेट चेंज, नंबर 1। और छोटा मोटा नहीं, बहुत ड्रास्टिक स्केल का, बड़े स्केल का, और पूरे विश्व में देखने मिलेगा। तो इसमें क्या है कि भाई मीन क्या है, जल, और सामने कौन है, केतु। केतु है अग्नि। मीन में भी जो ग्रह बैठे थे, सूर्य बैठा तो अग्नि ही है। तो इसमें एक पक्ष देखने मिलता है कि यहाँ पे जो भी परेशानी, जो भी विनाश लीला हो रही है, वो अग्नि द्वारा होगी, ठीक, जिसमें हमारे पास क्लाइमेट प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगे। और मीन राशि स्काई को भी दिखाती है। कुंभ और मीन, ये दो ऐसे जो हैं, ये मतलब कुंभ जो हो गया वो आकाश को भी दिखाएगा, मीन जो है वो आकाश को भी दिखाता है, और मीन जो है वो बड़े जल स्रोतों को, सागरों को दिखाता है। तो इसमें सबसे पहले जो देखने मिलेगा वो है क्लाइमेट शिफ्ट। तो क्लाइमेट शिफ्ट में हम देखेंगे अग्नि का बढ़ जाना, यानी कि डिस्ट्रक्शन थ्रू फायर, ये चीज़ देखने मिलेगी। तो उसमें गर्मी बढ़ेगी चारों ओर। तो ऐसी जगहों पे भी जहाँ पे इतनी मतलब जो सर्द इलाके हैं, तो वहाँ पे भी गर्मी बढ़नी चाहिए। तो हाई हीट, भारत में तो विशेषकर तो हाई हीट है, तूफान है, नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप हैं, रेनफॉल, पानी, बरसात प्रॉपर नहीं होगी, इर्रेगुलर रेनफॉल। क्लाइमेट साइकिल शिफ्ट करेगा धीरे धीरे। इसमें स्प्रिंग और ऑटम सीज़न शिफ्ट करेंगे। तो जो बसंत ऋतु रहती है वो हटने लग जाए, स्प्रिंग सीज़न जो है शिफ्ट कर रहा है, रेनफॉल इर्रेगुलर हो रही है। और इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगतेगा वो होगा एग्रीकल्चर, कृषि, क्योंकि जो कन्या है, कन्या में केतु बैठा है, तो मीन है पानी, कन्या है खाना। तो इसमें यह होगा कि यहाँ पे जो उपज है, फसल उग रही है, वो भी प्रभावित होगी काफ़ी
नकारात्मक रूप से। तो यहाँ ये बात, और चाहे हम कितना ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतने भी एडवांस नहीं है कि प्लैनेट का वेदर कंट्रोल कर लें अभी के लिए, तो पूरा क्लाइमेट। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें कि हाई हीट, स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स, नेचुरल कैलामिटीज़, इरेगुलर रेनफॉल, एग्रीकल्चर को नुकसान देखने मिलेगा। दूसरा, इसमें क्योंकि जो है मीन राशि जल है तो जल का स्तर बढ़ेगा, तो जल का स्तर बढ़ेगा यानी कि जो पोलर आइस कैप्स हैं वो ऑलरेडी मेल्ट कर रहे हैं और ज़्यादा मेल्ट करने शुरू होने चाहिए। जहाँ पे ऐसा समझे कि जहाँ पे जो गर्म इलाके, जहाँ जैसे बिल्कुल ही जैसे रेगिस्तान टाइप है, वहाँ पे वेजिटेशन आना शुरू हो, वहाँ पे बरसात हो रही है या फिर वहाँ पे जो है पेड़ पौधे उग रहे हैं, और ये हो भी रहा है। एंटार्क्टिका वगैरह में होने लग गया अभी, इसमें सहारा डेजर्ट में होने लग गया, यहाँ सऊदी अरब में होने लग गया, तो जो पहले नहीं दिखता था। तो दुबई में रेनफॉल्स होने लग गए, फ्लड्स आ गए। तो ये सब चीज़ें क्या है कि भाई ये इस बात की संकेत दे रहे हैं। जैसे अभी LA में, लॉस एंजलिस में फायर्स, पूरे आग लग गई, जल के खाक हो गए कई लोगों के घर बंगले उसमें। तो ये सब उसके संकेत हैं। तो और दूसरा इसमें आएगा पानी। तो पानी यहाँ पे जैसे कि जो साइक्लोन्स होते हैं, हरिकेन्स होते हैं, समुद्री तूफ़ान, वो बढ़ते देख सकते हैं। सुनामी टाइप की चीज़ें देखने मिल सकती हैं। और जो शहर जिनकी प्रोननेस, शहर या देश जिनकी प्रोननेस डूब जाने की है, वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी समुद्र के पास हैं और उनका जो तल है वो डूबने की स्थिति में है, तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि कई ऐसे देश या ऐसी जगहें, आइलैंड्स या ऐसे पानी में समाहित हो सकते हैं। तो ये जो परिस्थिति है ये क्लाइमेट के स्केल पर पूरे विश्व में देखने मिल सकती है। इसके अलावा अगला पक्ष आता है, ये एक क्लाइमेट का एलिमेंट हुआ। नेक्स्ट आता है इकोनॉमी, पैसा रुपया। तो उसके लिए अब देखिए क्या है कि ज़्यादातर ग्रह उत्तर भाद्रपद में भी बैठे हैं। मीन में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पड़ता है। उत्तर भाद्रपद लक्ष्मी का स्थित है, पाताल निवासिनी मानी गई लक्ष्मी। तो उत्तर भाद्रपद जो है वो लक्ष्मी जी को दिखाता है, पैसे को दिखाता है। और लक्ष्मी सिर्फ पैसा नहीं है, लक्ष्मी मतलब किसी भी तरीके की संपदा, वो कुछ भी हो सकती है, पर विशेषकर हम धन से संबंधित देखते हैं तो इसलिए धन की बात होगी। और दूसरा सामने केतु है उत्तर फाल्गुनी में। उत्तर फाल्गुनी भी धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कन्या जो होती है वो बैंकिंग की, ट्रेड की, कॉमर्स की राशि मानी गई है जिसमें केतु होगा। तो ये जो एक्सिस है कन्या और मीन वाली, ये एक्टिव है। तो इसमें एक बात और देखने मिलेगी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, सिर्फ कोई एक देश की बात नहीं हो रही है कि भारत, US, चाइना, ऐसा नहीं, पूरे विश्व में जो एक इकोनॉमी का पार्ट है वो डिसरप्ट करेगा, ख़राब होगा। तो इसमें इसके ऊपर मैंने विस्तार से वीडियो भी बनाया है, ग्लोबल रिसेशन के योग और उसमें कौन से देशों पे क्या प्रभाव, सारी चीज़ें, उसका लिंक ऊपर दिखाया जा रहा है, आप ज़रूर देखिए उसको। उसमें डिटेल में इस बात की चर्चा की गई है। बट इकोनॉमिक क्राइसिस हम देखने ज़रूर देखेंगे पूरे विश्व में धीरे धीरे, क्योंकि शनि मीन में है। मीन एक स्लो साइन है, जल्दी रिजल्ट नहीं देती है, धीरे धीरे रिजल्ट देती है। और शनि है तो शनि भी धीमा है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट दिखेंगे वो कैसे होंगे, ग्रेजुअल, स्लो एंड ग्रेजुअल, आराम आराम से आते जाएंगे। तो यहाँ एक चीज़ दिखती है कि भाई एकदम से स्लंप आ जाए, एक होता है धीरे धीरे रिसेशन, डिप्रेशन टाइप की चीज़ें खड़ी हो रही हैं। तो इकोनॉमी के स्केल पर भी हमको काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगे। और इससे पूरी दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज़, ये नहीं कि आप कितने संपन्न हो, कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, फर्क नहीं पड़ता, उससे सब पे इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो इकोनॉमी पे आता है, अर्थव्यवस्था पे आता है। रिसेशंस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग जो कि नौकरियां कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से और अर्थव्यवस्था के चरमराने की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते देखने मिलेंगे। जो विदेश में सेटल्ड हैं, और इसके ऊपर मैंने भारत के लिए भी मंगल महादशा भी लगेगी इस साल सितंबर से 7 साल के लिए, तो उसके क्या रिजल्ट होंगे उनके ऊपर भी विस्तार से वीडियो बना, आप उसको देख सकते हैं। उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि भाई जो एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल है, कि लोग विदेश से भारत आ रहे हैं या उनको नौकरियां छूट रही हैं या डिपोर्ट करा जा रहा है, या ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था का एक बहुत जो पार्ट है वो पूरे वैश्विक स्तर पे ख़राब होता दिखाई पड़ेगा। और उसमें जो स्टॉक मार्केट हैं सबसे पहले उन पे इम्पैक्ट आएगा। बाकी जो होते हैं कि भाई बैंक्स हैं या कोई इंश्योरेंसेस हैं या और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बाद में इम्पैक्ट होंगे। सबसे पहले जो दुष्प्रभाव या एक नकारात्मक पक्ष देखने मिले, इम्पैक्ट प्रभाव देखने मिले, वो होगा शेयर मार्केट पे, स्टॉक मार्केट पे।
और ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली अगर देखें तो 2026 ऑनवर्ड्स ज़्यादा देखने मिलेंगे। बट यहाँ पे इस बात से ये सामने दिखता है कि यदि अर्थव्यवस्था जो है प्रभावित हो रही है कि भाई उसमें टैक्सेस बढ़ रहे हैं, जो कि बढ़ते दिखाई देंगे, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश करने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है इन आगे दशाओं में। फॉरेन जो करेंसी है वो डिवैल्यू कर रही है, लोन्स बढ़ रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, एक जो बाहर लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं वापस आ रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं संकेत देंगी और दे ही रही हैं कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस समय के साथ बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि यहाँ अगला जो पक्ष है वो है विवाद या किसी तरीके के आपसी जो है डिस्प्यूट्स लोग देशों के बीच में खड़े हों। तो वो जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी इकोनॉमी और ट्रेड को लेके पहले खड़े होंगे। तो इसमें भी हमने चर्चा की है भाई, वीडियोस जो आपको हमने देखने बोले उनमें, कि इसमें भी चाइना लीड करेगा टू क्रिएट एंड इनिशिएट द डिस्प्यूट्स। भारत का इसमें कोई खास रोल रहने वाला नहीं है, तो यूएस है और चाइना है, इनके बड़े रोल्स रहेंगे। तो अगर कोई युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं, जो कि बन सकती हैं, पूरा पॉसिबल है, इसमें डिस्ट्रक्शन दिखना है, मीन और कन्या में ये बात है, तो वो मास स्केल पे अगर प्रॉब्लम्स बड़े स्केल पे दिख रही हैं तो उनमें जब कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ जो है डिस्प्यूट्स में जाते हैं तो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे वो डिस्प्यूट्स जो हैं वो बॉर्डर को लेके तो होते ही हैं, बट मेनली ट्रेड को लेके ज़्यादा हो सकते हैं। तो ट्रेड को लेके कि भाई किसका दबदबा ट्रेड के ऊपर रूट्स पे ज़्यादा होगा, और मेनली क्योंकि मीन राशि समुद्रों की होती है तो समुद्री मैरी टाइम रूट्स जो होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है चाइना की प्रॉब्लम्स हैं, तो इट कैन इंक्रीज दीज इश्यूज, बट इसका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इट कैन लीड टू एनी काइंड ऑफ क्राइसिस प्रॉब्लम्स जो कि ग्लोबल वॉर्स को, डिस्प्यूट्स को ला सकते हैं। इनमें समय बहुत लगेगा, जैसे मैंने कहा ये स्लो है, 25 से शुरू हो रहा है, नहीं कि 25 में दिख जाएगा। अगले 15 वर्ष ये घटनाएं दिखेंगी जो बात आज कही जा रही है। तो यहाँ पर ये कोई ग्लोबल स्केल पे वॉर्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, ट्रेड डिस्प्यूट से शुरू होते हुए आपसी जो है दो देशों में परेशानियों का सबब बने और एक जो वैश्विक स्तर पे लड़ाइयों को दिखाई दे। तो लड़ाइयाँ जैसे वैश्विक स्तर पे ऑलरेडी है, रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, इज़राइल गाज़ा लड़ रहे हैं, फिर मिडिल ईस्ट में ईरान, सऊदी अरब, इन सब में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे अब हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जो दिखता है कि यूएस इज़ ऑल्सो लाइक सेइंग कि भाई कनाडा आपको स्टेट बन जाए तो दे आर थ्रेटनिंग देयर सोवरेनिटी, कि उनकी संप्रभुता को हम ख़त्म करके अपने एक राज्य बना ले, उनको देश ना रहने दें। तो इस तरीके की चीज़ें जो अब दिखनी शुरू हो रही हैं तो ये दिखेगा। और दूसरा ये भी ये दिखाता है कि ऐसे लीडर्स ज़्यादा कई नेशंस को लीड करेंगे जिनका नेचर इस तरीके का होगा जो डिक्टेटोरियल ज़्यादा है, और वो है भी, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, चाहे वो शी जिनपिंग हो, कोई भी हो। तो इस तरीके का जो पार्ट है, क्योंकि जब ऐसे लोग पावर में होंगे जिनका नेचर है डिक्टेटरशिप वाला, तो उनका स्वभाव होगा कि हम अपना एक पूर्ण जो है कंट्रोल बनाए विश्व के स्तर पे भी, तभी तो यहाँ पे लड़ाइयाँ देखने मिल सकती हैं। और मीन को वो देना है, तो मीन राशि विनाश को दिखाती है, और जो विनाश है उसके बाद नई व्यवस्था। तो नई व्यवस्था का अर्थ है कि पुरानी व्यवस्था इतनी बर्बाद हो चुकी है कि अब उसका कोई इलाज नहीं है, उसको मिटा के ही नई व्यवस्था बन सकती है, और कोई इलाज नहीं है। तो उस चीज़ को ही दिखाता है। तो या और ख़ासतौर से नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, विशेषकर पूर्व भाद्रपद बहुत उग्र नक्षत्र होता है। तो इसमें और उत्तर भाद्रपद और जो उत्तर फाल्गुनी हैं, ये जो होते हैं ये समुद्र मंथन एक्सेस को भी दिखाते हैं। इन शॉर्ट इसका अर्थ है कि भाई एक बड़ी शिफ्ट कॉस्मिक स्केल पर, ठीक है, कॉस्मिक स्केल पे बड़ी शिफ्ट। तो शिफ्ट क्या है? चेंज इन सिविलाइजेशन, इन
क्लाइमेट, इन न्यू आई से कि नई एक व्यवस्था का निर्माण है जो कि पहले से बेहतर है, पर उसके लिए पुरानी व्यवस्था को मिटना होगा, उसको दिखाता है ये। इसीलिए आध्यात्मिक पक्ष की बात कही गई थी, क्योंकि ये जो शॉक देने की बात थी कि शॉक कैसे होता है, तो शॉक इसी वजह से कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज़ में आपसी मतभेद, जंगें हैं, आपका रिसेशन डिप्रेशन का प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, टैक्सेस इश्यूज़ आ रखे हैं, क्लाइमेट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं बाकी चीज़ों को। तो ये मल्टीपल एंड्स पे अगर इश्यूज़ हैं तो वो समस्याओं को बढ़ाएंगे, लाजमी है। तो यहाँ पर तभी वो धीरे धीरे एक जनमानस को प्रेरित करेंगे, इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, पूरे जनमानस को प्रेरित करेंगे कि भाई थोड़ा सा मानसिकता में बदलाव, तो उन स्किल्स की ओर जाओ, नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करो, थोड़ा ग्रेटफुल बनो अपने जीवन के प्रति, ईश्वर के प्रति जिसको तुम नज़रअंदाज करते हो, और उन चीज़ों के प्रति थोड़ा भाव पैदा हो जो वाकई में मायने रखती, जिसके लिए जीवन मिला है। तो ये एक पक्ष है जिसको ये पैदा करता दिखाई देगा। अब अच्छा, इसके अलावा जो पॉजिटिव एलिमेंट है वो मेडिसिन में भी आएगा, क्योंकि मीन और कन्या मेडिसिन और बायोलॉजी को भी दिखाते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बात कही कि बहुत सारे न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ तो देखने मिलते ही हैं, बट यहाँ पे हर प्रकार के मेडिसिन में इजाफा, तो इसमें चाहे वो एलोपैथी हो, होलिस्टिक मेडिसिन हो, हीलिंग प्रोफेशंस हो, कोई भी चीज़, तो उनको जो है काफ़ी हद तक बढ़ाता दिखाई देगा। उसमें भी हमारे पास नई ऐसी खोजें, शोध सामने आते दिखाई देंगे जिसमें हम पहले जो बीमारियां असाध्य थीं, ठीक ही नहीं कर सकते थे, उनको ठीक कर पाए, सही हो सके। और दूसरा, जो व्यक्ति जैसा मैंने कहा जिनके, क्योंकि ये इंडिविजुअल कुंडली पे डिपेंड करता है, जो व्यक्ति थोड़े बहुत आध्यात्मिक हैं, दार्शनिक हैं, धार्मिक हैं, भक्त हैं, थोड़ा अंतर प्रज्ञा है उनके अंदर, इंट्यूशन है, तो उसके लिए भी आगे बढ़ाएगा कि भाई आपका जो अंतर प्रज्ञा बढ़े। तो साइकिक इंट्यूटिव एबिलिटी हर किसी में नहीं होती है, जिनमें है उनकी बढ़ेगी, ये चीज़ है। दूसरा इसमें दिखाई पड़ता है, मीन राशि दूसरे लोगों को भी दिखाती है। तो ऐसे लोग जिनसे अभी तक हमारा कोई मतलब एक होता है कनेक्शन लॉस्ट है, तो अब इसका ये अर्थ नहीं कि लोग एग्जिस्ट नहीं करते, लोग धरती के ऊपर भी माने गए, धरती के नीचे भी माने गए। तो इसमें बात आती है कि ऐसे बीइंग्स, चाहे वो कोई भी हों, चाहे वो देव हों, गंधर्व हों, चाहे वो कोई अन्य लोकों के जीव हों, उनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। और ये सिंपल सी बात है भाई, अपने आप विजिबल स्पेक्ट्रम में जब अपनी दुनिया देख पाते हो, इंफ्रारेड में भी दुनिया हमको नहीं दिखती, यूवी रेज में भी दुनिया हमें नहीं दिखती, बट इसका ये मतलब थोड़ी कि है नहीं। तो इसलिए ये बात रहती है कि लोकों में भी, अन्य अन्य लोकों में भी अलग अलग जो है जीवों की विवेचना की गई है, पुराणों में भी की गई है। तो उनसे जो संपर्क होता है और उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे ज्योतिष स्वयं ज्योतिष है, और भी इसके अतिरिक्त भी जैसे मंत्र हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये धरती पे ओरिजिन नहीं है इनका, यहाँ पृथ्वी पे ओरिजिन नहीं है, ये दैव ज्ञान है। किसी, चाहे वो ईश्वर ने दिया, ब्रह्मा ने दिया, किसी ने दिया, यहाँ पे ये नहीं है कि इसका कोई लेखक है, रचयिता है, वेद है, किसी ने लिखा नहीं है उसको, दैव ज्ञान है। तो इसका अर्थ है कि कोई ना कोई दूसरे पारलौकिक सत्ताएं हैं, लोग हैं जिनका संपर्क एक दिशा निर्देश, मार्गदर्शन के लिए पृथ्वी से बनता है कुछ समयों में, अच्छे समय में। और वो समय कब, जब इंसान की इतनी कैपेबिलिटी हो, क्षमता हो कि तुम उस ज्ञान को समझ पाओ, सीख पाओ। कलयुग में व्यक्ति इतना अधर्मी, इतना कमज़ोर बुद्धि का है कि वो इतने पारलौकिक बड़े ज्ञान को ना समझ सकता है और ना उसकी क्षमता है कि उसको अपने भीतर उतार पाए। तो इसलिए हमारा ये जो कनेक्शन है वो लूज़ हो जाता है, और ये युग साइकिल ऐसे चलता है। अब क्योंकि ये इजाफा करेगा, ये बेहतरी की ओर जाने के लिए, तो धीरे धीरे हम ये भी देख पाते हैं कि जो अंतर प्रज्ञा है वो बढ़े, एक ज्ञान पक्ष बढ़े,
और थोड़ा जो एक पहले जो हम कनेक्शंस की बात करते हैं दूसरे लोगों से, वो भी कहीं ना कहीं समय के साथ बढ़ता दिखाई दे, ताकि आगे, क्योंकि अब यहीं थोड़ी पड़े रहेंगे इसी युग में, तो आगे जो आने वाला समय वो इससे कई गुना बेहतर जाए। तो वो तभी हो सकता है जब मनुष्य स्वयं जागरूक होंगे, पृथ्वी बेहतर होगी, तभी एक नई सुंदर बेहतर व्यवस्था का निर्माण संभव है, वरना नहीं। और उसमें दैवीय सहायता की ज़रूरत होती है, अगर नहीं होगी तो हम नहीं बढ़ पाएंगे आगे। तो ये पक्ष जो हैं देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और जो लोग मान लीजिए बहुत इस श्रेणी के हैं जो बहुत ज़्यादा मायावादी हैं, कि उनको पैसा रुपया में अंधे हैं, हीडोनिस्ट कहते हैं, सुखवादी, कि उनके लिए सेंसरी प्लेजर्स, इंद्र तृप्ति से ऊपर कुछ है नहीं। तो ये जान के चलिए कि हर व्यक्ति, जैसा मैंने कहा, ये जो वास्तविकता होती है उसके वहाँ कोई भावना की जगह नहीं होती है। तो अगर आप योग्य हैं, सामर्थ्य है भीतर, और थोड़ा सा बदलाव की जो है व्यक्ति के भीतर जो है क्षमता है, तो वो आगे जाएगा, और जो नहीं योग्य है वो पीछे रह जाएगा। आप अगली क्लास में तभी जाते हैं जब आप परीक्षा में पास हो जाते हैं, फेल हो गए तो वहीं पड़े रहेंगे, वहीं पुराने वाले में रहिए। तो इसमें मीन राशि में ये बात दिखाई देगी, जो ये योग है, कि भाई बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो जिनकी बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता नहीं है, तो उनको काफ़ी कष्ट है, और आज अधिक तादाद है ऐसे लोगों की। तो ये वीडियो इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर आप इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इन बातों को अगर समझ पाए, थोड़ा सा धर्म, अध्यात्म, दर्शन, भक्ति, भगवान, अपने जो भी मान्यता है आपकी, उससे जुड़ पाएँ, अपने भीतर की यात्रा कर पाएँ, और अपना सांसारिक जीवन थोड़ा सा बैलेंस करें, तो जो परिस्थितियाँ आप आगे दिखाई देंगी उनसे बहुत आसानी से आप डील भी कर लेंगे, और जीवन आपका आगे की ओर जाएगा, पीछे की ओर नहीं जाएगा। उल्टा होगा तो व्यक्ति परेशान होगा। तो वहाँ पे विध्वंस भी है, विनाश भी है, परेशानियाँ भी हैं, दुख भी है, पीड़ा, कष्ट, संताप सब है, नहीं बचोगे। तो ये परिस्थिति जो है देखने मिलेगी, और वो इर्द गिर्द देखने मिल भी रही है। अगर हम अपने आज के समय में भी देखें तो वो हमें वैश्विक स्तर पे ये घटनाएं देखने मिल रही हैं। तो जो अगले 15 वर्ष हैं, 2025 से 2040 तक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जितनी भी बातें कही गई, ये धीरे धीरे करते करते ये मैनिफेस्ट होती दिखाई पड़ेंगी इन 15 वर्षों में विशेषकर, ताकि उसके बाद ख़ास तौर से जो हम सकारात्मक परिवर्तन की बात करते हैं उसकी व्यवस्था बने, उस दिशा में हम बढ़ें और सफल हों। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जितनी भी बातें हो सकती थी सब आपको बताई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, नीचे दुबे सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी, फेसबुक पोस्ट, रील्स, इन सब के लिए इंस्टाग्राम, वेबसाइट, फेसबुक पेज, इनसे जुड़ सकते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।